नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शादनगर में जुमा को पुलिस एनकाउंटर में मरने वाले 4 मुलजिमीन की आखिरी रसूमात अंजाम देने उनके रिश्तेदारों को मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनकी लाशों को 9 दिसंबर तक महबूबनगर के मुर्दखाने में महफूज रखने के अहकाम दिए थे। एनकाउंटर की जामे तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है और चीफ जस्टिस RS चौहान कल इसकी समाअत शुरू करने वाले हैं। इस जून की पुलिस टास्क फोर्स ने बजाज और TVS जैसी कंपनियों के नाम से जाली इंजन ऑयल तैयार करने के गड्ढे को बेनकाब किया है, जो कि लाल दरवाजे से चलाया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में लाल दरवाजा के 50 साला दिनेश कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स श्रीनिवास ने बताया कि दिनेश मामूली इंजन ऑयल को बाइक की बड़ी कंपनियों की बोतलों में भरकर बेचा करता था। धावे के दौरान 2 लाख रुपए मालियती इंजन ऑयल, 600 खाली बोतलें और दूसरी अशिया जब्त की गई। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में आप किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस FIR जारी करने की पाबंद है। ऐसी शिकायत दर्ज करवाने का रियासत का पहला वाकया वरंगल में देखा गया। वरंगल के सूबेदारी पुलिस स्टेशन में एक 24 साला खातून की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई और FIR भी जारी कर दिया गया, लेकिन उसे बाद वरंगल रूरल के श्यामपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया, क्योंकि खातून श्यामपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहती थी। मुल्क के कई हिस्सों में प्याज की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ हैदराबाद की कई रेस्टोरेंट बिरयानी के साथ प्याज सरबराह करने से साफ इनकार कर रहे हैं। कई रेस्टोरेंट में देखा गया कि वहां बैनर लगा दिया गया है जिस पर लिखा है कि बराए मेहरबानी प्याज तलब न करें। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने शुमाली दिल्ली की अनाज मंडी में आज सुबह आग लगने के हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने रियासत से ताल्लुक रखने वाले मुतासरीन को फीकस 2 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के रेसिडेंट कमिश्नर को हिदायत दी कि वो मुतासरीन के इलाज व मुआवजे के लिए माकूल इंतजाम करें। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में वाक़ नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल में 97 एडवांस नेविगेशन कोर्स और 129वें एबिनिशु नेविगेशन कोर्सेस की तहनीती तकरीब रखी गई, जिसमें हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन के एयर कमोडोर KV सुरेंद्र नायक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में एयर ऑफिसर कमांडिंग MB आसरकर के साथ साथ बहुत सारे मुतल्लिका ऑफिसर्स भी वहां शामिल हुए। इस मौके पर बेहतरीन फ्लाइट कैडेट्स में ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए और बतलाया गया कि हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ इस खुसूसी ट्रेनिंग स्कूल से दर्जनों फ्लाइट कैडेट्स ने मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात।
मुमलिकत सऊदी अरेबिया के सफीर बराए भारत सऊद बिन मोहम्मद असाती के हैदराबाद के दौरे में आज उन्होंने शिवरामपल्ली में वाक़ मशहूर दीनी दरसगाह दारुल उलूम जाकर वहां का मुआयना किया। उनका खैर मकदम करने वालों में वहां पर मौजूद थे नाजिम दारुल उलूम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के साथ साथ मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना हाफिज शब्बीर अहमद, मुफ्ती गियासुद्दीन, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, जमात इस्लामी हिंद के अमीर बराए तेलंगाना व उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान और तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर के साथ साथ बहुत सारे दीगर उलमा व मशाइखीन भी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सफ़ीर ने दारुल उलूम की मजहबी तालीमी खिदमात की बेहद तारीफ़ें की। गुजारिश करूँगा कि हम शायद के खिदमत में कलिमत तैय्यब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलिमात इजलाल व हुक्म व इस्तिक़बाल। हफ़िज़हुल्लाह व रआह। सफ़ीर ख़ादिम अल-हरमैन अश-शरीफ़ैन लदल हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह ख़ातमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। यकून अल-मसीह फ़ौक़ अल-जुफून। أيها الحفل الميمون باقة أعذب الكلمات وطاقة أحلى العبارات وسلام العواطف وتاريخ تاريخية جليلة نادرة سوف تبقى ذكراها في النفوس حية خالدة على مدى الأيام. تعبير عن شكري وشكر الله المرافقين لي لما لديناه من حفاوة وتكريم وحسن استقبال ومشاعر جياشة بالمحبة والإخلاص والتقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها ولي كسفير لخادم الحرمين الشريفين ولزملائي في السفارة. لقد لمست كلماتكم قلوبنا وتأثرنا بما سمعناه من كلمات المحبة ومشاعر الأخوة، ولا شك أن هذا ترك لدينا أثرا مبهجا، ونحب أن نقول لكم أننا نبادل مشاعركم الأخوية بمشاعر المحبة والأخوة، ونقدر كثيرا ما عبرتم عنه من مشاعر ومن كلمات رائعة وقعت في قلوبنا بلا شك. كما أودنا कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासत झारखंड जाकर वहां के मशहूर बोकारो सिटी में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत और पीएम मोदी के बहुत सारे राज आवाम के सामने लाए, जिनकी वजह से आज मुल्क का जीडीपी एकदम निचली सतह पर आ गया है और मुल्क माशी एतबार से एकदम कमज़ोर हो गया है। साथ ही उनके कुछ चहीते गुजराती सनतकारों के पास पीएम मोदी के इस दौरे हुकूमत में कितनी दौलत बटोरी गई है, इसका भी राज खोला। वाज़ेह रहे कि रियासत झारखंड में असम्बली इंतखाबात का ऐलान किया गया है, जहां पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी कुछ उम्मीदवार मैदान में ला खड़े किए गए हैं। आपने माजी में मुख्तलिफ सियासी पार्टी का साथ दिया, आपने मुख्तलिफ सियासी उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब किया, इस उम्मीद पर कि शायद वो आपसे इंसाफ करेंगे, आपका हक आपको दिलाएंगे। मगर हस्बे आदत कांग्रेस ने भी धोखा दिया, बीजेपी ने भी धोखा दिया। जिन पार्टी को और जिन उम्मीदवारों को आपने भाई खामोश हो जाइए, भाई किसी को कुछ बोलिए, रुक जाइए, कोई किसी को कुछ ना करे। उन तमाम ने आपके भरोसे को शर्मिंदा कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला
जो जिसको खामोश बैठने के लिए बोले वो खामोश हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक अहम मसला है इस असेंबली चुनाव में, और इस चुनाव में एक तारीखी मौका आपको अल्लाह ने दिया है। इसका आप सही इस्तेमाल करिए। हमेशा की तरह उन सियासी पार्टी का साथ मत दीजिए, उन उम्मीदवारों का साथ मत दीजिए जिन्होंने आपको सिर्फ दिल लुभाने वाले झूठे वादे किए और उसके बाद वो गायब हो गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तारीखी मौका हमारे पास आया है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए और आप खुद देखेंगे कि किस तरीके के साथ और बेबाकी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन मसाइल को हल करेगी। जनाब मशकूर आलम साहब इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद एक एक लम्हा एक एक वक्त हुकूमत जिस किसी की बनेगी हम उनसे लड़ेंगे। जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला उससे हम जाकर डट कर अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ऐवान असेंबली में झारखंड की विधानसभा में जब मशकूर आलम सिद्दीकी जाएगा तो वक्त के चीफ मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर आपके हकूक के लिए, आपके हक के लिए लड़ेगा और तभी जाकर ये जो बरसों पुराना मसला है हल हो सकेगा। अफसोस की बात यह है कि इस शहर के शुमाल में, इस शहर के उत्तर में पूरे मसाइल हैं, पूरी तकालीफ है। बोकारो में हर जगह पर विकास कहीं ना कहीं हुआ, मगर कहीं पर विकास नहीं हुआ तो शुमाल में, उत्तर के इलाके में नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है, कभी आपने सोचा? इसकी वजह यह है कि शुमाल और उत्तर के बोकारो के इलाके में रहने वालों को, जिनको आपने विधायक बनाया, जिनको आपने सांसद बनाया, जिनको आपने इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया, वो इन इलाकों में रहने वालों को इंसान नहीं समझते, इनको अपना वोट बैंक समझते हैं और वो ये जानते हैं कि इनको डरा लो, इनको डरा कर रखो, इनको खौफ दिला कर रखो तो वो इन तमाम अपने जो बेघर हो गए बरसों पुराने उन मसले को भूल जाएंगे, रोड के मसले को भूल जाएंगे, सफाई के मसले को भूल जाएंगे, साफ पीने के पानी के मसले को भूल जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए हो रहा है कि आज आपके पास आपके वोटों से मुंतखब शुदा आपका नुमाइंदा नहीं है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मशकूर आलम सिद्दीकी को आप कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला ये बेबाक तरीके से अपनी आखिरी सांस तक आपके हक के लिए लड़ते रहेंगे और मजलिस इनका पूरा साथ देगी। इसमें मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि मालूम हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी जब बोकारो को आया है तो मोदी भी कल बोकारो को आने वाला है। अब जाहिर है जहां पर भाईजान जाते उसके बाद मोदी को आना जरूरी है। जब वो आएंगे तो जरूर उनसे पूछिए अरे भाई आपको शेर बनना है, मुझे नहीं बनना है, आपको शेर बनाना है। मेरा छोड़ दो, मेरा नाम ही असद रखा गया है, आपको शेर बनना है। कल जब वजीर आजम बोकारो को आएंगे तो न्यामोन सर्कल पर जननायक बिरसा मुंडा का जब पुतला है, मुजस्सिमा है,
वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी सवाल करूं आप कि बताओ प्रधानमंत्री, 5 साल से आपकी हुकूमत बिहार झारखंड में हुकूमत कर रही है और झारखंड में आपने विस्थापित लोगों का मसला क्यों हल नहीं किया? बोकारो की आवाम को पूछना चाहिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, कि शुमाल और उत्तर इलाके में जो लोग रहते हैं उनको साफ पीने का पानी क्यों नहीं मिलता? वहां पर रोड क्यों नहीं बनती? वहां पर सफाई का इंतजाम क्यों नहीं होता? मिस्टर मोदी, पूछना चाहिए आपको। उनसे पूछिए कि विस्थापित लोग जो बेघर हो चुके हैं उनकी जमीन कब मिलेगी, उनके बच्चों को नौकरी कब मिलेगी? तो यकीन कर लेना मेरी इस बात का, कल मोदी मेरे इन सवालात का जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो कहेंगे कि भाइयों बहनों, हमने कश्मीर से 370 को निकाल दिया, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और अब हम हिंदुस्तान में उन तमाम लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो मुसलमान नहीं है। ये जवाब कल आप सुनेंगे नरेंद्र मोदी से। मित्रों, जवाब देंगे। यहाँ के बोकारो की आवाम के मसले के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी से बोकारो की आवाम को पूछना चाहिए कि बात बताइए मिस्टर मोदी कि 5 साल में रघुवर की सरकार जो थी उसमें आखिर इतनी मॉब लिंचिंग क्यों हुई? सवाल ये करना चाहिए, पूछना चाहिए कि 18 से ज्यादा मॉब लिंचिंग में इंसानों को मारा गया। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के सरकार में ये शैतान की टोलियां जो बन चुकी हैं, इनको कानून का डर नहीं है। वो कानून को अपने हाथ में लेकर जिस किसी पर शक करते हैं उसको मार देते हैं। अगर किसी का नाम अलीमुद्दीन है तो उसको गोश्त के नाम पर शक करके मार दिया गया। अगर किसी का नाम तबरेज है तो चोर कहकर मार दिया गया। अगर किसी का नाम मुबारक है तो चोर कहकर उसको मार दिया गया। महिलाओं को जादू टोना के शक पर मॉब लिंचिंग कर दी गई। सवाल करना चाहिए आपको हिंदुस्तान के वजीर आजम से कि बताइए 5 साल में मॉब लिंचिंग क्यों खत्म नहीं हुई? कल जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो मेरा एक सवाल उनसे ये भी है, मिस्टर मोदी, कल आप अपनी सभा में और अपने भाषण में इस बात का भी जिक्र कर दो कि जो कोणार्क डैम में 2200 करोड़ रुपये खर्चा किए गए थे, उस डैम में चूहे कैसा उसको खा लिए। 2200 करोड़ रुपये खर्चा हुए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मिस्टर मोदी, आपने तो बिल्कुल सच कहा, आप नहीं खाते ना खाने देंगे, मगर आपके चूहे 2200 करोड़ रुपये खाते। 2200 करोड़ रुपये रघुवर ने डैम का इनॉग्रेशन किया और चंद घंटों में मालूम हुआ कि दीवारें बैठ गई। लोगों ने पूछा, जनता ने पूछा दीवारें कैसे बैठी, तो रघुवर ने कहा मैं क्या करूं, मेरे घर के चूहे खा गए। ये कैसे चूहे तुमने पाले झारखंड में जो 2200 करोड़ रुपये को खाकर गायब हो गए? हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये चूहे तो आप ही पाले हैं ना। ये चूहे हैं जो 2200 करोड़ रुपये खा लिए। ये चूहे हैं जिन्होंने तबरेज अंसारी को मार दिया। ये चूहे हैं जिन्होंने अलीमुद्दीन अंसारी का कत्ल किया। ये चूहे हैं जिन्होंने मुबारक को मार दिया। अरे ये तमाम के तमाम चूहे हैं। मैं शेर नहीं, तुमको शेर बनाने आया हूं। बोकारो के नौजवानों, तुम शेर बन जाओ। ये पूरे चूहे अपने बिलों में जाकर छुप जाएंगे। ये चूहों को जमहूरी तरीके से इनके घरों में भिजाने का वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा रघुवर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको ये तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस विधानसभा के मसाइल हल हो जाएं, एक तारीखी मौका आपके पास कुदरत आपको दे रही है। मुत्तहिद हो जाओ, अपने वोट का इस्तेमाल करो, तब तुम जाकर विस्थापित लोगों का जो मसला है, वो फाइल है, उसको खत्म कर सकेंगे। मॉब लिंचिंग अगर खत्म करना चाहते हो तो यहां से मशहूर आलम सिद्दीकी को कामयाब करो। एक शेर को कामयाब करके झारखंड की विधानसभा में भिजाइए, ताकि ये कम से कम झारखंड की विधानसभा में
मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर झारखंड की विधानसभा के दोनों दीवार को हिलाकर रख देगा। इंसाफ की बात रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इस मुल्क में अब हम अकेले हो चुके हैं। इस मुल्क में अब हम अकेले हो चुके हैं। मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम और हम इस मुल्क में अकेले हो चुके हैं। वो भूल जाओ वो नाम निहाद सेकुलरिज्म के दिल फरेब बातें और वादे। अब इस मुल्क में सेकुलरिज्म इंटेंसिव केयर यूनिट के अस्पताल में जाकर पहुंच चुका है। मैं ये क्यों कहता हूं, आपसे अर्ज कर रहा हूं, क्या मैं आपसे सवाल करना भी चाहूंगा कि बताओ, आज से 4-5 महीने पहले जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए? क्या आपने दिया था मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए वोट? क्या आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, जेएमएम को वोट नहीं दिया था? फिर कहां गया तुम्हारा वोट? कहां गई तुम्हारी वोट की ताकत? कहां गई तुम्हारी वोट की अजमत? कहां गई तुम्हारी हिम्मत? तुम्हारे वोट की अब कोई कदर नहीं रही। तुम्हारे वोट की अब कोई कदर नहीं रही। तुमने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया, देते रहोगे, मगर देखो बीजेपी 306 सीट पर कामयाब हो गई। क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या आप जिम्मेदार हैं? कांग्रेस का वोटर मोदी के गोद में बैठ गया, जेएमएम का वोटर मोदी के पैरों के पास जाकर बैठ गया, जेवीएम का वोटर मोदी के पास चला गया। कौन बचा फिर बताओ सेकुलरिज्म का झंडा लेकर? और आपको हमको छोड़ दिया गया अकेले मैदान में कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह है कि तुम सेकुलरिज्म का परचम लेकर चलते रहो। अरे अब मैं ये जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं हूं सेकुलरिज्म का। मैं ये जनाजे को नहीं उठा सकता, मैं कूली नहीं हूं। मैं अपने भाई की लाशों को उठा उठा कर थक चुका हूं। अब मैं और दोबारा अलीमुद्दीन अंसारी के जनाजे को अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। मैं तबरेज के जनाजे को अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। मैं मुबारक अंसारी के जनाजे को अपने कंधे पर नहीं उठाऊंगा। अब मुझे अपने बच्चों को बचाना है, मेरे नौजवानों को बचाना है। मैं मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं उनकी जिंदगी को खुश देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चे जो किसी की औलाद है वो 70-75 साल जिंदा रहे, जिंदगी के तमाम ख्वाहिशात को, खुशियों को उनको पूरा कर सके। ये हमारा मकसद है। मैं तुमको लड़ाने मराने के लिए, मरने देखने नहीं आया हूं। मैं तुमको जिंदा रखने के लिए आया हूं। और जब जमहूरियत में जिंदा रहना है तो वोट डालना से जिंदा नहीं रहते, वोट का इस्तेमाल सही होगा तो तभी हम जिंदा रहेंगे। और कैसे होगा? जब आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। हमको डराया जाता है कि नहीं नहीं, देखो ओवैसी आएगा, वोट काटेगा और बीजेपी को उससे फायदा हो जाएगा। ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं झूठे हैं, अव्वल दर्जे के झूठे हैं। इनकी रगों में जो खून दौड़ता है वो झूठ के पर मुबन्नी झूठ है। कभी कभी तो यकीन होता है कि इनके लुत्फे में भी फर्क नजर आता है। मैं झारखंड में एक इलेक्शन नहीं लड़ा, इतने ज्यादा सीट पर मोदी कामयाब हो गए, बताओ कौन जिम्मेदार? महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, मजलिस इंतखाबात लड़ी, सैयद मोइन बैठे हैं, मेरे जाने के बाद पूछना मोइन से। मुझ पर उस वक्त वही इल्जाम लगाए महाराष्ट्र में कि ओवैसी को रोकना है और बीजेपी शिवसेना को रोकना है तो कांग्रेस को वोट दो। हम शिवसेना बीजेपी को रोकेंगे, ओवैसी तुम्हारे वोट काटने आया है। मैं महाराष्ट्र में 18 दिन में करीब 2000 किलोमीटर का सफर गाड़ी से किया, करीब 50 जलसों को खिताब किया। हर जगह मैं ही कह रहा था कि देखो इनका भरोसा मत करो, ये झूठे हैं, झूठे हैं, ये धोखा देते हैं, इनकी तारीख गवाह है, धोखा देंगे आप लोगों को। मगर बाज हमारे बुजुर्गों ने मुझ पर यकीन नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। मुझसे कहा कि नहीं ओवैसी, तुम जरा खामोश हो जाओ, हमको बीजेपी शिवसेना को हराना है। और हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार को वोट देंगे। मैंने उन बुजुर्गों के हाथ पकड़ कर कहा,
कि खुदा के लिए एक मर्तबा मेरी बात को मान लो। आप हमारे बड़े हैं, मेरी बात का यकीन करो। मैं फिर रहा हूं, पूरा देख रहा हूं, मेरा विजदान मुझसे कह रहा है कि हमसे धोखा होने वाला है, मगर सबने कहा कि नहीं नहीं, वही पुरानी रिवायत नहीं हराना है। अरे मेरे भाई, जब महाराष्ट्र का नतीजा आया, यही कांग्रेस और शिवसेना में निकाह हो गया। इसी कांग्रेस और शिवसेना में निकाह हो गया, एनसीपी और शिवसेना का वलीमा हो गया। आप बताओ फिर आपका वोट कहां गया? मैंने महाराष्ट्र की आवाम को पूछा, जिम्मेदारों को फोन करके, कि बुजुर्गों से पूछा कि बताओ, आपने मुझसे कहा था ना, क्योंकि आपने मुझे रोका, नहीं नहीं रोकना है बोलो, तो बोले हम शर्मिंदा है, क्या करना। मैंने कहा कितने मर्तबा आप शर्मिंदा होंगे, कितने मर्तबा पीठ पर हमको चाकू मारा जाएगा। अरे अब तो पीठ पर कोई जगह ही नहीं है जहां पर चाकू मार सके, क्योंकि पीठ जख्मों से छन्नी हो चुकी है, सीना छन्नी हो चुका है। मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, इनमें दमखम नहीं रहा अब मोदी से मुकाबला करने का। ये कांग्रेस पार्टी में ना वो उसूल है जो पुरानी कांग्रेस पार्टी में थे। ये मिले हुए हैं हिंदुत्व के फरोग देने वाले हैं। टॉलीवुड की अदाकारा नाभा नतेश ने आज दिलसुख नगर में नए खोले गए लेनिन हाउस के 8वें शोरूम का इफ्तिताह किया और बतलाया कि लेनिन कपड़े न सिर्फ खूबसूरती बिखेरते हैं, बल्कि ये जिस्म को ठंडा भी रखते हैं और नॉन एलर्जिक होते हैं। इन्होंने खुद उनके पहने हुए ड्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि उनके चाहने वालों में उन्हें उनके ड्रेसेस ही मकबूल करवाए हैं। इस मौके पर काकतिया फैब्रिक्स के डायरेक्टर श्रीकांत आविरनेनी के साथ साथ कुछ दीगर कारोबारी यू कल्याणा चक्रवर्ती और वी तिरुपति राव वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। థ్యాంక్ యూ అందరూ వచ్చినందుకు. ఈరోజు 8th స్టోర్ ఆఫ్ లినిన్ హౌస్ లాంచ్ అయింది. నాకు చాలా సంతోషం అయింది ఇక్కడ వచ్చి చేయడానికి. ఇది నా సెకండ్ లాంచ్ ఆఫ్ లినిన్ హౌస్. తెలంగాణలో సెకండ్ అండ్ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ లాంచ్ చేశారు. గంగాధర్ వాళ్ళు ఫ్రాంచైజీ తీసుకొని పెట్టారు. ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. దే ఆర్ మ్యాచింగ్ ఆల్సో. సో ఐ లవ్ ద కలెక్షన్స్. అంటే అండ్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ లెనిన్ హౌస్ ఏమంటే దే కమ్, దే ప్రింట్, హ్యావ్ their specialized printed sarees, and apart from, like, I have not heard sarees specially for only women. So I think I love the collections and I am wearing a linen saree today. Chala baagundi. Summer inkem vachestundi, so I know that everyone's gonna come and buy the shirts. And you have kids wear also? Yeah. Ipudunda? From December 15 tarvata kids wear kuda vastundi, linen specially. So I think it's going to be very exciting. Meerandaru family sametanga vachi ikkada shopping cheyochu. Okay, thank you. Disco Raja 24th Jan release avutundi, and I just started shooting with Vellamkoda Srinivas, BSS 8, and I'm going to start shooting Solo Bratike So Better with Saidharu Tej. Yeah. Next. मिल्लत इस्लामिया की बहुत सारी तालीमात में से एक 4 शादियों की तालीम से मुतासिर होकर अभी रियासत मध्य प्रदेश के एक हिंदू ने अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में अपनी ख़ास साली से शादी रचा ली। इस मौके पर पहली बीवी ने अपनी दुल्हन बनी बहन के साथ वहां मौजूद रहकर उस तारीखी शादी की यादें ताज़ा करवा दी, जिसमें साबिक़ा में एक सहेली ने अपनी गरीब सहेली की मदद की थी और उस गरीब सहेली ने अपनी उसी मदद करने वाली सहेली के शौहर पर डोरे डालकर उसकी तलाक करवा दी थी। गालिबन सभी समझ गए होंगे। वैसे मध्य प्रदेश के ज़िले भिंड से ताल्लुक़ रखने वाले दिलीप ने इस बार 9 साल कबल विनीता नामी लड़की से शादी की थी, जिससे इन्हें 3 औलादें हुई। लेकिन अभी इसने अपनी साली से शादी करने की बात चलाई और मरता क्या ना करता उसकी बीवी ने ना सिर्फ उसे इजाज़त दी बल्कि अपनी निगरानी में ये शादी करवाई।
बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आने के बाद से लगातार सैकड़ों तनाज़ात के चलते मुल्क की मईशत इंतहाई धमाकू हो जाने वाले माहौल में अभी इस पार्टी ने मुल्क में एनआरसी का मुद्दा लाकर एक बार फिर अपने आप को संभालने की मज़मूम कोशिशें शुरू कर दी हैं। एनआरसी के तहत मिल्लत इस्लामिया को अलानिया जुल्म का शिकार बनाने के इरादे के खिलाफ में आज शहर हैदराबाद की बहुत सारी दुख्तरान मिल्लत ने मशहूर ज़माना मौलाना नसीरुद्दीन की क़ियादत में टैंक बॉन्ड तक एक रैली निकाली और अपने हाथों में सैकड़ों बैनर्स थामकर हुकूमत के एनआरसी के मुद्दे की सख्त मजम्मत की और इसे हटाने का मुतालबा किया। अब देखना है कि ख़ास तौर पर 3 तलाक का बिल लाकर मुसलमान ख़वातीन से हमदर्दी जताने वाली बीजेपी हुकूमत इन मुसलमान ख़वातीन का कितना पासो लिहाज रखती है। मैं शिराज खान, एक सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज सारे लोगों ने टैंक बंड पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से संजीदा तौर पे यानी कि साइलेंट प्रोटेस्ट रखा है, जहां पर क्याब और एनआरसी के खिलाफ। तो मैं यहां पर एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया यही हुकूमत हिंद से कहना चाहती हूं और हमारे स्टेट के तेलंगाना के सीएम सभी और तमाम देश के चीफ मिनिस्टर से मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर क्याब और एनआरसी की वजह से लोग बेहद नाराज़ हैं, लोग इसके खिलाफ हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जब देश की जनता नहीं चाह रही है, वो लोग को तकलीफ हो रही है कि हाउ कैन दे प्रूव देयर आइडेंटिटी एज ए इंडियन। ये बहुत बड़ा मुद्दा मजाक है और सारे भारत के लिए बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है कि आज हमारी सरकारें ये पूछ रही है कि हमें अपनी आइडेंटिटी या नेशनलिटी को प्रूव करना चाहिए। तो मैं अब सबसे पहले पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, जहाँ पर उन्होंने ये कह रहे हैं कि सभी का यानी कि एनआरसी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप खुद अगर एनआरसी में रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या प्रोसेस एंड प्रोसीजर आप अपना रहे हैं और किस नौयत का लॉ आप निकाल रहे हैं या किस तरीके की ये पॉलिसी है जहाँ पर आप सभी भारतवासियों को अपने आप को प्रूव करके अपनी आइडेंटिटी पेश करने का यानी कि आप दावा कर रहे हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये नहीं हो सकता है क्योंकि आज़ादी से पहले से लोग भारतीय है, जहाँ पर 1911 या 1920 में से आज़ादी की लड़ाई में हमने लड़ा है, जंगें लड़ी है। ये बहुत बड़ी बेहुदा हरकत है हमारे नेशनल गवर्नमेंट के, जहाँ पर ये सवाल बार बार डाल रहे हैं और अनकरीब इसका बिल पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किन बुनियादों पे ये बिल पेश होगा। ये बहुत ही खतरे की बात है हिंदुस्तान के लिए, जहाँ पर हिंदुस्तान की सभ्यता ये कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हाउ कैन दे चेक आउट एवरीबॉडीज आइडेंटिटी? ये बहुत गलत बात है और आने वाले देश के लिए ये खतरा है। इसीलिए यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है कि इसको कंडेम करने के लिए, और इसके मुखालिफ प्रोसेस हो रहा है कि कल का बिल देश की सुरक्षा और उसकी अमन और शांति के लिए बनाना चाहिए, ना कि देश में फूट डालकर आपस में लड़ाई झगड़े कर हिंदू मुस्लिम को बांट कर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच लेकर एनआरसी का मुद्दे को बाहर लाया गया है। इसे हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। भारत सरकार डाउन डाउन, भारत सरकार डाउन डाउन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।